चलिए हम इंडियन ज्योग्राफी की रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में हम इकोनॉमिक्स से जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम कृषि के बारे में देखें, एग्रीकल्चर के बारे में, और कृषि की कितनी सारी पद्धतियाँ उसके बारे में देखे, सिंचाई के बारे में देखे थे। उसके बाद हरित क्रांति के बारे में देखे थे और श्वेत क्रांति के बारे में, फिर नीली क्रांति के बारे में, और उसके बाद हम रेशम कीट पालन के बारे में देखते हैं। तो जो रेशम होते हैं तंतु से निर्मित होते हैं और रेशम वस्त्र जो है भारत सहित पूरे विश्व स्तर पर अत्यधिक रूप से मांग किए जाते हैं रेशम वस्त्र के। और यह वस्तु उद्योग विशुद्ध रूप से, जो रेशम का उद्योग होते हैं ये विशुद्ध रूप से निर्यातनमुखी इकाई होती है। और रेशम कीट से जो कोकेन निर्माण किए जाते हैं, जो लार्वा, जो रेशम के जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उन कीट से जो लार्वा बनती हैं तो ये रेशम बनने के पहले की प्रक्रिया होती है, कवच की जैसा होता है, उससे कीटा वही है कोकेन। तो रेशम कीट से कोकेन निर्माण होता है तथा कोकेन से रेशम प्राप्त किए जाते हैं। और संपूर्ण प्रक्रिया के, जैसे ये रेशम कीट से कोकेन निर्माण होता है, उसके बाद कोकेन से रेशम की प्राप्ति होती है, ये जितनी भी संपूर्ण प्रक्रिया हैं वही रेशम कीट पालन कहलाते हैं। और ये यानी सेरीकल्चर कहलाते हैं। और रेशम कीट एक वन्य जीव है जिसका विकास उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में लगभग 250 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान वाले क्षेत्रों में रखा जाता है। जो ये रेशम कीट है ये वन्य जीव है एक, और जिसका विकास उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होता है जहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान वाले क्षेत्र प्राप्त होते हैं, वहीं पर इस कीट को रखा जाता है। और यह रेशम कीट अपने, ये जो रेशम कीट हैं अपने प्यूपा स्टेज में, ये जो रेशम कीट है ये अपने प्यूपा स्टेज में सेवित या पोषित करने हेतु आसानी त्वचा से एक विशिष्ट प्रकार को थ्राइबोलिजन प्रोटीन उत्सर्जित करता है। और इस प्रोटीन की रेसेनोमा संरचना से कोकेन का निर्माण होता है। और रेशम कीट शहतूत, पलाश, कीकर, बेर, महुआ आदि की पत्तियों को खाकर जीवित रहता है। और कोकेन से परिपक्व रेशम कीट निकलने से पूर्व ही जल में उबाल कर रेशम के लंबे तंतुओं की प्राप्ति की जाती है। और भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ 4 प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं, और तथा चीन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा रेशम उत्पादक देश है भारत। तो जो ये रेशम कीट हैं, यह रेशम कीट के बारे में देख रहे थे। और रेशम तंतु से निर्मित होते हैं और रेशमी वस्त्र जो हैं ये भारत सहित पूरे विश्व में इसकी मांग है। और यह वस्तु उद्योग जो है, रेशम के वस्तु उद्योग है, विशुद्ध रूप से निर्यातनमुखी होते हैं। और रेशम कीट जो है, एक रेशम कीट से कोकेन के निर्माण होता है और कोकेन से रेशम की प्राप्ति होती है। जितनी प्रक्रिया है उससे ही कि रेशम कीट पालन कहा जाता है, यानी सेरीकल्चर कहा जाता है। और रेशम कीट एक वन्य जीव है जिसका विकास उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होता है, लगभग उन क्षेत्रों में जहां 25 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान वाले क्षेत्र होते हैं। और यह रेशम कीट अपने प्यूपा स्टेज में सेवित या पोषित करने हेतु अपनी त्वचा से एक विशिष्ट प्रकार की थ्राइबोलिजन प्रोटीन उत्सर्जित करता है। और इसी प्रोटीन की रेशमेनुमा संरचना से कोकेन का निर्माण होता है। और रेशम कीट शहतूत, पलाश, कीट, बेर, महुआ आदि के पौधे की जो पत्तियां हैं इनको खाकर जीवित रहता है। कोकेन से परिपक्व रेशम कीट निकलने से पूर्व ही जल में इसे उबाला जाता है और जल में उबाल कर रेशम के लंबे तंतुओं की प्राप्ति की जाती है। और भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां 4 प्रकार का रेशम का उत्पादन किया जाता है तथा चीन के बाद दुनिया के दूसरा बड़ा रेशम उत्पादक भारत देश है। और उसके बाद शहतूत रेशम देखें, जो शहतूत से रेशम की प्राप्ति होती है, यानी मलबरी सिल्क के बारे में देखें। शहतूत जो भारत में 4 प्रकार के रेशम प्राप्त किए जाते हैं। शहतूत से रेशम जिसे मलबरी सिल्क कहा जाता है, फिर तसर रेशम हो गया, उसके बाद इरी रेशम, उसे मूंगा रेशम। तो सबसे पहले शहतूत रेशम या मलबरी रेशम के बारे में देखें तो भारत में कुल उत्पादित रेशम का 80% जो भाग है, जिसका लगभग 50% अकेले कर्नाटक एवं 10% आंध्र प्रदेश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। जो शहतूती रेशम है या मलबरी जो रेशम है, भारत में कुल उत्पादित रेशम का 80% भाग
जो है भारत में 80% भाग उत्पादित किए जाते हैं। इसका 80% भाग जो है लगभग इनमें से 50% अकेले कर्नाटक राज्य से उत्पादित किए जाते हैं, 10% आंध्र प्रदेश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। और यह दोनों राज्य भारत में रेशम के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, तमिलनाडु आदि से भी यह उत्पादित किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? कर्नाटक में, और कर्नाटक में 50% है, और 10% आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद जो बचे हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, तमिलनाडु आदि राज्यों से उत्पादित किए जाते हैं। उसके बाद टस्सर रेशम के बारे में देखें, दूसरा प्रकार के जो रेशम है भारत में प्राप्त होते हैं। टस्सर रेशम के बारे में देखें तो इसे कोसा भी कहा जाता है। ये जो टस्सर रेशम है इसे कोसा रेशम भी कहा जाता है। यह कुल रेशम उत्पादन में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे पहला तो 80% सहतूती रेशम या जो मलबरी रेशम है ये 80% योगदान देती है अपने, और दूसरा का योगदान जो है ये है टस्सर रेशम जो है, जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है। ये उत्पादित होते हैं। ये कुल रेशम उत्पादन में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान देता है, लगभग 14% योगदान देने वाला ये है। और यह रेशम निम्न गुणवत्ता के हैं, और इसका उत्पादन बिहार में भागलपुर, झारखंड में रांची, छत्तीसगढ़ में जंजीगिर चांपा, और रायगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला करता है। और भागलपुर को टस्सर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और भारत की टस्सर राजधानी भी कहा जाता है। जो भागलपुर है, बिहार के जो भागलपुर है, यहाँ उत्पादित ज़्यादा मात्रा में की जाती है इसका, और इसे भारत का टस्सर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या टस्सर राजधानी, भारत का टस्सर राजधानी भी कहा जाता है भागलपुर को। उसके बाद तीसरी प्रकार की रेशम आती है जिसे इरी रेशम कहा जाता है। तो इरी रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से असम घाटी में होता है, मेघालय पठार में हो गया, दार्जिलिंग पहाड़ियाँ में, फिर हिमाचल आदि में किया जाता है। उसके बाद चौथा प्रकार के रेशम मूंगा रेशम हो गया है। ये रेशम जो है ये सर्वोत्तम गुणवत्ता का रेशम है, और हल्के सुनहरे रंग के होते हैं, और इस रेशम की अंतर्राष्ट्रीय मांग विश्व में सर्वाधिक है, और परंतु उत्पादन निम्न होते हैं। इसका मांग तो सर्वाधिक है लेकिन इसका उत्पादन निम्न है, और इसका उत्पादन पूर्वोत्तर के पर्वतीय एवं पठारीय ढालों के साथ साथ कश्मीर तथा हिमाचल से भी किया जाता है। जो ये मूंगा रेशम है ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला ये रेशम होते हैं। ये हल्के सुनहरे रंग के होते हैं, और इन रेशम की मांग अंतर्राष्ट्रीय मांग ज़्यादा है लेकिन इसका उत्पादन निम्न है, और इसका उत्पादन पूर्वोत्तर राज्य के पर्वतीय एवं पठारीय ढलानों में होता है, और उसके साथ ही कश्मीर तथा हिमाचल से भी किया जाता है। रेशम उत्पादन में उच्च भागीदारी के बावजूद रेशमी वस्त्रों के निर्यात में जापान, इटली, चीन आदि देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी है। जैसे रेशम जो है, भारत का जो रेशम है, भारत का रेशम उत्पादन में उच्च भागीदारी होती है। इसके भारत ज़्यादा भागीदारी भी देता है, और उसके बावजूद भी रेशमी वस्त्रों के निर्यात में जापान, इटली, चीन आदि देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी होती है। उसके बाद भारतीय कृषि का स्वरूप देखें तो भारतीय कृषि का स्वरूप देखें, सबसे पहले गहन कृषि के बारे में देखते हैं। तो यहाँ कृषि मुख्य रूप से श्रम ग्रहण है, और जैसे जो श्रम कृषि है तो भारत में मुख्य रूप से कृषि से जो भारत में कृषि होती है तो यह कृषि मुख्य रूप से श्रम ग्रहण है, और जिसमें मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है तथा मानव श्रम का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है, वहीं गहन कृषि है। उसके बाद दूसरा है भूजोतों का आकार छोटा। तो जैसे भारत में औसत भूजोत आकार 0.14 हेक्टेयर का है, और यह केरल जैसे राज्यों में सर्वाधिक है, जबकि यूपी, बिहार आदि में सबसे छोटा है। और तीसरा है लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या अधिक। जैसे भारत में 80% भूमि 20% लोगों के पास है। जो 80% भूमि है 20% लोगों के पास है, जबकि 20% भूमि 80% लोगों के पास है, और इसलिए छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, और जिनके पास 4 एकड़ से भूस्वामित्व कम है। और चौथा है जीविकाओपार्जन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि के बारे में देखें
कि भारत में कृषि केवल जीवन निर्वाह का साधन है, आर्थिक लाभ का साधन नहीं है। कुछ लोगों के पास ऐसे भी है। उसके बाद 5वां प्रकार के कृषि के बारे में देखें तो यह कृषि कार्य में खाद्यान्न उत्पादन की भागीदारी सर्वाधिक होती है, अर्थात वाणिज्यिक कृषि की मात्रा अत्यंत ही कम होता है। चौथा है जीडीपी, तो कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान निम्न है और वर्तमान में। और उसके बाद 7वां जो है कृषि क्षेत्र का औद्योगिक विकास निम्न है। 8वां है कृषि प्रसंस्करण उद्योग की मात्रा भी अत्यंत कम है। 9वां है कुछ खाद्यान्न फसलों को छोड़कर भारत आज भी दलहनी एवं तिलहनी फसलों का आयात करता है। और 10वां है कि कृषि का आधुनिकीकरण वैश्विक तुलना में अत्यंत कम है, अर्थात आज भी परंपरागत कृषि का प्रचलन अधिक है भारत में। 11 है कि भारत कृषि में अत्यधिक जनसंख्या दबाव है, जिसके कारण छुपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। उसके बाद संसाधन के बारे में देखिए, भारत के संसाधन के बारे में जैसे सबसे पहले संकल्पना, वर्गीकरण और संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में देखेंगे। तो संसाधन के बारे में देखें तो प्राकृतिक उपलब्ध कोई भी वस्तु, जो प्रकृति से उपलब्ध जो कोई भी वस्तु है, तो प्राकृतिक उपलब्ध कोई भी वस्तु या संपदा, ज्ञान या विचार, अवधारणा या संकल्पना, स्थिति या परिस्थिति जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं या लाभ पहुंचाते हैं मानव जीवन को या उसके जीवन को सरल कर रही है, उसे ही संसाधन कहा जाता है। और अर्थात बिंदुओं में निहित उपभोगिता या उपलब्धिता का गुण ही उन्हें संसाधन बनाता है। और संसाधनों में सापेक्ष एवं बहुउपयोगिता का गुण निहित होती है, जैसे कि एक कोई भी मूर्त या अमूर्त वस्तु किसी एक के लिए संसाधन है तो दूसरे के लिए नहीं है। और पुनः मानव ज्ञान सामान्य वस्तु में एक से अधिक उपयोगिता के गुण प्राप्त करता है, अर्थात संसाधनों की बहुउपयोगिता के गुण प्राप्त करता है, अर्थात संसाधनों की बहुउपयोगिता मानव के तकनीकी ज्ञान विकास पर निर्भर करता है। जैसे कि नदी घाटियों का जल केवल पेयजल नहीं रह गया है, बल्कि बहुउद्देशीय उपयोग के लिए लगे हुए हैं, और इसी के लिए कहा गया है कि मानव ज्ञान ही सर्वोच्च संसाधन है। जैसे कि जो संसाधन होते हैं वो प्रकृति हमें जो चीज़ उपलब्ध कराती है, जो हमारे जीवन को निर्वाह करने के लिए आसान बनाती है, वही संसाधन होते हैं। जैसे कि इसमें जो वस्तु या संपदा हो गए, ज्ञान या विचार हो गए, अवधारणा या संकल्पना हो गए, स्थिति या परिस्थिति हो गए, जो मानव जीवन को उपयोगी होती है या उन्हें लाभ पहुंचाती है या उनके जीवन निर्वाह में सरल करती है, उसे संसाधन कहा जाता है। और वस्तुओं में निहित उपयोगिता या जो उपाधियां होती हैं उनका गुण ही उन्हें संसाधन बनाता है। और संसाधन में जो सापेक्ष एवं बहु उपयोगिता का गुण है वो निहित होती है, जैसे कि एक कोई भी मूर्त या अमूर्त वस्तु किसी एक के लिए संसाधन हो सकते हैं तो दूसरे के लिए वो संसाधन नहीं हो सकते हैं। और पुनः मानव ज्ञान सामान्य वस्तु में एक से अधिक उपयोगिता के गुण प्राप्त करता है, अर्थात संसाधनों के बहुउपयोगिता के गुण प्राप्त करता है। और संसाधनों की बहुउपयोगिता मानव के तकनीकी ज्ञान विकास पर निर्भर करती है। और जैसे कि नदी घाटियों का जल, आज के ज़माने में केवल नदी घाटियों का जल नहीं रह गया है, बल्कि और ना ही वो पेयजल रह गया है, बल्कि उस पर बहुउद्देशीय उपयोग होने लगे हैं। और इसलिए कहा गया है कि मानव ज्ञान ही सर्वोच्च संसाधन हो गए हैं। और प्रसिद्ध संसाधन जो वादी हैं, भूगोल संसाधनवादी या भूगोलवेता हैं, जैसे उनमें से जिमरमैन हैं, वो ये कहते हैं कि संसाधन होती नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, या संसाधन मानव के संपर्क में आने से ही वो संसाधन बन जाते हैं। जैसे कि एक संसाधनवादी या एक भूगोलवेता है जिनका नाम जिमरमैन है, वो कहते हैं कि संसाधन होती नहीं है बल्कि उन्हें संसाधन बनाया जाता है, और संसाधन मानव के संपर्क में आने पर ही वो संसाधन बनती है। जैसे कि भारत में प्राप्त होने वाले संसाधनों को हम निम्नलिखित वर्गों में रखकर देख सकते हैं। जैसे कि मौलिक संसाधन हो गए, आवश्यक संसाधन और खनिज संसाधन। जैसे कि मौलिक संसाधन में भौम संसाधन, जल संसाधन, वन्य संसाधन हो गए। और उसके बाद शक्ति संसाधन में जैसे कि परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जल विद्युत हो गए। और जैसे शक्ति जो संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत है, परंपरागत संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं जल विद्युत हो गए। गैर परंपरागत
परंपरागत में हो गए, जैसे कि भूमिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, उसके बाद से शोल गैस, या उसके बाद हाइड्रोजन ऊर्जा हो गए। और सागरीय जो ऊर्जा है उसमें जारीय ऊर्जा, तरंग, उसके बाद ओ टेक्नोलॉजी हो गए। उसके बाद जो खनिज ऊर्जा है उसमें धात्विक होते हैं और गैर अधात्विक होते हैं। धात्विक खनिज में जैसे लोह धात्विक खनिज हो गए, और लोह धात्विक खनिज हो गए, और लोह धात्विक खनिज में लोह अयस्क मैग्नीज हो गए, और लोह धात्विक खनिज में बक्साइट, तांबा, सोना, चांदी हो गए, और गैर धात्विक खनिज में अभ्रक, चूना पत्थर, ये सब हो गए। ये सब भारत में प्राप्त होने वाली मूल संसाधन हैं। उसके बाद भौम संसाधन या भूमि संसाधन के बारे में देखें तो पृथ्वी में जितने भी उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जो संसाधनों होती हैं उन संसाधनों का आधार होने के कारण भौम संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि भारत भौगोलिक विविधता वाला देश है और जहाँ भौम संसाधन बहुविधि प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि पर्वत हो गए, पहाड़ियाँ हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए। और ये जो पर्वत पठार हैं, ये पर्वत एवं पहाड़ियाँ भारत में वन्य एवं वन्य जीव संसाधन का सबसे बड़ा ये स्रोत होते हैं। और उसके बाद जो ये पठार होते हैं, ये पठारों का उपयोग 3 प्रकार के रूप में किया जा सकता है, जैसे वन, खनिज, कृषि। भारत में वन्य कृषि इन सब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो मैदान होते हैं, उत्तर भारत के मैदान हो गए, जैसे वहाँ नदी घाटियों का मैदान हो गए, तटीय मैदान हो गए। तो पर्वत एवं पहाड़ियों का हम विस्तार से देखें, जो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं जिनका योगदान 10.5% पर्वतों का होता है और पहाड़ियों का 18% होता है। तो ये जो पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं भारत में वन्य एवं वन्य जीव संसाधनों के महत्वपूर्ण आधार है, और जिनके आर्थिक महत्ता के साथ साथ पारिस्थितिकी एवं सांस्कृतिक महत्ता भी होती है। और भारत में विभिन्न प्रकार के वनों का विस्तार भी पाया जाता है। उसके बाद पठार के बारे में देखें तो पठार का 28% योगदान है, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश खंड पठारी है, और संसाधन के दृष्टिकोण से पठार वन्य, खनिज एवं कृषि योग्य हैं। और भारतीय पठारी क्षेत्र विभिन्न धात्विक एवं अधात्विक खनिजों का भंडार भी है। मैदान के बारे में देखें, जिनका योगदान 43% है। तो ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत मैदानी भाग हैं, और निम्नलिखित प्रक्रियाओं में इसे हम पूरी दृष्टि से देख सकते हैं, जैसे कि मानव आवास एवं आधारभूत संरचना के विकास होता है, बाग बगीचा का उपवन भी है, चारागाह भी है, परती एवं बंजर भूमियाँ भी है, कृषि भूमियाँ हैं। जैसे कृषि भूमि 2 प्रकार की होती है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र भी होते हैं। भारत में शुद्ध बोए गए जो क्षेत्र हैं, शुद्ध बोए गए क्षेत्र की तुलना में सकल बोए गए क्षेत्र की मात्रा अधिक है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 137% है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शीघ्रता से वृद्धि हुई, परंतु सकल बोया गया क्षेत्र आरंभ में लगभग स्थिर था। और हरित क्रांति के उपरांत द्विफसलीय एवं त्रिफसलीय कृषि किए जाने से सकल बोए गए क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती है, और वर्तमान में शुद्ध बोए गए क्षेत्र लगभग स्थिर हो गए हैं। और जल संसाधन के बारे में देखें, भारत में जल संसाधन के बारे में देखें तो बिन पानी सब सुन, जैसे कि एक कहावत है, बिन पानी सब सुन। ये कथन इस बात को स्पष्ट करता है कि जल ही जीवन है, अर्थात पृथ्वी में जल प्राकृतिक प्रदत्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन में से एक है, और जिसके बिना पृथ्वी में जीवन की तुलना की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। और यह प्रचुरता में मिलने वाला दुर्लभ संसाधन है, जिससे हम निम्नलिखित आंकड़ों से देख सकते हैं। दुर्लभ संसाधन इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर 70% जल की प्राप्ति होती है, फिर भी पीने योग्य पानी की उपलब्धता बहुत ही कम है। और इसे हम निम्नलिखित आंकड़ों से देख सकते हैं, जैसे कि सागरों में उपस्थित लवणीय जल 37.2% है, और ध्रुवीय हिमटोपियों में उपस्थित जल 2.15% है। और इस प्रकार से 91.35% जल मानव उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध 0.65 यूनिट जल में से 75% अंश सतही जल के रूप में है, और शेष जल भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होते हैं। सतही जल की अधिकांश मात्रा नदियों, तालाबों, बांधों के माध्यम से या कि सागर में विसर्जित कर दिए जाते हैं या वाष्पित हो जाते हैं, और अल्प मात्रा जो मानव उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं, जिसे ही मानव जाति ने
प्रदूषित कर दिया है। और भूमिगत जल की 40% मात्रा मृदा जल के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जबकि शेष मात्रा भूमिगत जल भरों की उपलब्ध में है। और गहरे जल भर या भूमिगत जो जल है उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। और साथ ही भूमिगत जल की एक निश्चित मात्रा क्षारीय या विषाक्त हो गई है। और इस प्रकार से यदि आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो जल प्रचुरता में मिलने वाले दुर्लभ संसाधन है। और भारत जल आयोग के अनुसार भारत में उपलब्ध कुल जल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है, और जिसके माध्यम से प्रत्येक वर्ष हमें लगभग 4000 टन किलोमीटर जल प्राप्त होते हैं, जिसका वितरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि जल भराव हो गए, मृदा हो गए, और जैसे कि बारिश होती है वर्षा के तहत 4000 किलोमीटर टन वर्षा प्राप्त होती है। उसके बाद कुछ परसेंट नदियों सागरों में चल जाते हैं, 3/4%। और उसके बाद 1/4% भूमि जल में चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही अगर 4000 किलोमीटर जो प्राप्त होते 4000 किलोमीटर जो जल प्राप्त होते हैं वर्षा जल से, तो इसमें कुछ या तो ऐसे भी कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जैसे कि 1200 वाष्प हो जाते हैं, और 1800 किलो जो है वो अपवाह हो जाते हैं। जो 600 बचे हुए मृदा जल में हो चले जाते हैं, 400 जल भरा में चल जाते हैं। उसके बाद जल संसाधन के उपयोग के बारे में देखें तो जल संसाधन को जैसे पेयजल, सिंचाई, परिवहन, विद्युत, घरेलू उपयोग, मत्स्य पालन, औद्योगिक उपयोग में किया जाता है। तो सतही जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, घरेलू उपयोग, औद्योगिक उपयोग, परिवहन, पेयजल में उपयोग किया जाता है। अब भारत में उपलब्ध सतही जल मुख्य रूप से नदी द्रोणियों में उपस्थित है। और जीबी पंत आयोग ने भारत की नदी द्रोणियों को 3 वर्गों में विभाजित किया है, जैसे कि बृहद नदी द्रोणियाँ, जैसे जो बृहद नदी द्रोणियाँ होती है जिनका आकार 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्ण आदि नदियों का इस वर्ग में आती है ये नदियाँ। और इसके अलावा भारत में कुल सतही जल का लगभग 80% जल अपवहित किया जाता है। और मध्यम नदी द्रोणी के बारे में देखें जो दूसरा है, तो जिन द्रोणियों का आकार 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है वो इन मध्य में आती है, और इनके द्वारा लगभग 14% सतही जल अपवहित किए जाते हैं। उसके बाद लघु नदी द्रोणियाँ आती है, तो जिन द्रोणियों का आकार 2000 वर्ग किलोमीटर से छोटा हो, और भारत में सर्वाधिक संख्या लघु नदी द्रोणियों की है, और परंतु इसके द्वारा कुल सतही जल लगभग 6% ही अपवहित किए जाते हैं। जल विद्युत के बारे में देखें तो संभावनाएं एवं उत्पादन के बारे में देखेंगे जल विद्युत में, तो भारत में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की संभावना हिमालयी पर्वतीय नदियों में से है। जो भारत की सर्वाधिक जल विद्युत है इसके उत्पादन की जो संभावना होती है हिमालयी पर्वतीय नदियों में से होती है, परंतु विद्युत उत्पादन प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा ही अधिक की जाती है। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं गंगा नदी में संयुक्त रूप से जल विद्युत उत्पादन की क्षमता 60% है। जो सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है, ये भारत की लंबी नदियां हैं, तो ये इनमें संयुक्त रूप से जल विद्युत उत्पादन की क्षमता 60% है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की संभावना 40% की ही है, और जिनमें से 30% पूर्व की ओर अपवहित होने वाली नदियां हैं, 10% पश्चिम की ओर अपवहित होने वाली नदियां हैं। परंतु जल विद्युत का उत्पादन के बारे में देखें तो जैसे प्रायद्वीपीय पश्चिमवर्तीय नदियां कुल विद्युत का लगभग 52% उत्पादन करती है, जैसे कि जो प्रायद्वीपीय और पश्चिमवर्तीय जो प्रायद्वीप की नदियां हैं जो पश्चिम की ओर अपवाहित होती हैं, उन नदियों में कुल विद्युत का उत्पादन लगभग 52% होती है। और जो प्रायद्वीप की पूर्वी नदियां हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है उनका कुल विद्युत का उत्पादन 37% होता है। और प्रायद्वीपीय नदियों से सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन का निम्नलिखित प्रमुख कारण है, जैसे कि प्रायद्वीपीय बांध एवं जलाशयों के निर्माण के अनुकूल हैं,
और जो प्रायद्वीपीय नदियों से सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन का निम्नलिखित प्रमुख कारण में, जैसे कि प्रायद्वीपीय जो बांध है एवं जलाशयों के निर्माण के लिए प्रायद्वीप अनुकूल है, और प्रायद्वीपीय नदी घाटियों का जल प्रपात एवं छिप्रिका युक्त होने के साथ साथ घाटी का शर्करा होना, जहाँ पर विद्युत संयंत्रों की स्थापना सरल हो जाती है। और प्रायद्वीपीय नदियों में अवसाद की मात्रा निम्न होती है। प्रायद्वीपीय नदियों में वर्षा की अवधि लंबी होती है, और प्रायद्वीप में वर्षा की अवधि लंबी होती है। और प्रायद्वीप में ऊर्जा के अन्य संसाधनों की कमी के कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव भी है। उसके बाद भूमिगत जल के बारे में देखें तो भूमिगत जल के स्रोत के बारे में देखें, जैसे सतही जल, इन जिनमें अपवहित वर्षा जल होते हैं, प्राकृतिक झील, तालाब आदि जिनका जल रिस कर जल भरों में संचित हो जाते हैं, और कृत्रिम बांध, जलाशय, तालाब, नहरें आदि का ये जल संचय में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं सतही जल में या भूमिगत जल में। और उसके बाद भूमि जल की उपलब्धता के बारे में देखें तो भूमिगत जल की मात्रा वर्षा जल के साथ साथ चट्टानों के स्वभाव एवं ढाल प्रतिरूप पर निर्भर करते हैं। जो भूमिगत जल हैं उनकी मात्रा वर्षा के साथ साथ चट्टानों के स्वभाव एवं ढाल के प्रतिरूप पर निर्भर करते हैं। जैसे कि यदि ढाल अधिक है तथा चट्टानें कठोर एवं अपरगम्य है तो भूमिगत जल की कमी होगी। जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत में पठारी ढाल एवं पुरातन कठोर चट्टानें की प्राप्ति होती है, जिसके कारण भूमिगत जल की मात्रा कम हो जाती है। अब पुनः समतल मैदानी क्षेत्रों एवं भ्रंश घाटियों के जो अवसादी चट्टानें हैं, चट्टानों वाली क्षेत्रों में भूमिगत जल की मात्रा अधिक होती है। और इस आधार पर भारतीय भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा भूमिगत जल उपलब्धता को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे कि प्रचुर या अत्यधिक उपलब्धता में यहाँ हिमालय प्रदेश एवं पूर्वोत्तर भारत की नदियाँ होती हैं। उसके बाद उच्च हिमालय प्रदेश एवं पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र हैं। उसके बाद उच्च उपलब्धता तो गंगा मैदान एवं भारत के दोनों तटीय मैदान हो गए। सामान्य उपलब्धता यहाँ प्रायद्वीपीय भ्रंश घाटियां हो गए। निम्न उपलब्धता प्रायद्वीपीय पठार हो गए। अति निम्न उपलब्धता पश्चिमी राजस्थान का मरुभूमि क्षेत्र हो गए। उसके बाद भूमिगत जल का उपयोग के बारे में देखें तो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कुल उपयोग किए गए भूमिगत जल में से लगभग 75% जल की भागीदारी सिंचाई कार्य के लिए होती है, और घरेलू उपयोग में भी किया जाता है। जैसे पेयजल एवं अन्य रूप में भी भूमिगत जल का प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद उद्योग में भी प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात भूमि जल का सर्वाधिक दोहन सिंचाई कार्य में भी किया जाता है। उसके बाद शक्ति संसाधन के बारे में देखें तो भारत में उत्पादित की जाने वाली कुल जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की भागीदारी 70% से भी अधिक होती है, और जिनमें से कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कोयला संसाधन के बारे में देखें तो शक्ति संसाधन में कोयले की महत्ता सर्वाधिक होते हैं, और जिसके कारण से ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। और यह किसी भी राष्ट्र में औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण का मुख्य आधार भी रहा है। भारत में उपलब्ध कोयले को गुणवत्ता के आधार पर 4 भागों में भी विभाजित किया जाता है, और कोयले की गुणवत्ता का मापन कार्बन के अंश या मात्रा के आधार पर किया जाता है। उसके बाद एंथ्रासाइड के बारे में देखें, शक्ति संसाधन में एंथ्रासाइड भी है। इसे देखें तो ये सर्वाधिक गहरे काले रंग का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, जिसमें से कार्बन का अंश 80 से 95% तक प्राप्त होते हैं, और शेष मात्रा जल एवं गंधक आदि की प्राप्ति होती है। और इसलिए यह बिना धुएं का नीली ज्वाला के साथ साथ सर्वाधिक ऊष्मीय दक्ष का प्रदान करने वाला ये कोयला होता है, एंथ्रासाइड। उसके बाद फिर कोयला में बिटुमिनस हो गए, तो बिटुमिनस जो है 60 से 80% कार्बन, जो बिटुमिनस है उसमें 60 से 80% कार्बन के अंश वाला यह कोयला होता है, जो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। और भारत में उपलब्ध कोयले में इसकी भागीदारी लगभग 94% की है, और लाल रंग के ज्वाला के साथ साथ जलने वाला ये कोयला है, और यह दूसरा सर्वाधिक ऊष्मीय दक्षता वाला कोयला है। और भारत में इस्पात निर्माण के लिए आवश्यक कोकिंग कोल या कोकिंग कोयला भी कहा जाता है, इसकी प्राप्ति भी होती है, और इसकी प्राप्ति भी बिटुमिनस से होती है, और इसकी प्राप्ति भारत की सभी भ्रंश घाटियों में होती है बिटुमिनस की। उसके बाद फिर तीसरा प्रकार की कोयला आती है, जिसका नाम है लिग्नाइट कोयला।
ये जो लिग्नाइट कोयला है तो ये गहरे भूरे रंग के कोयले होते हैं। इस कोयले में कार्बन का अंश 40 से 60% पाया जाता है और शेष मात्रा जल एवं अन्य अशुद्धियों की होती है और इसलिए यह अत्यधिक धुएं के साथ साथ कठिनाई से जलने वाला कोयला होता है लिग्नाइट कोयला। और उसके बाद जिसकी तापीय दक्षता भी सामान्य से कम होती है और इसकी प्राप्ति मुख्य रूप से प्रायद्वीप एवं हिमालयी क्षेत्रों में होती है। उसके बाद पीट कोयला आता है। यह तटीय दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला कोयला है और यह परिपक्व भी कोयला है जिसमें से वनस्पतियों के अंश भी देखे जा सकते हैं और इसलिए इसका उपयोग सामान्यतः कोयले के रूप में नहीं किया जाता। कालखंड के अनुसार पर इस कालखंड के आधार पर कोयले का वितरण देखें तो कौन सा कोयला किस कालखंड के होते हैं। तो सबसे पहले गोंडवाना कालीन कोयला के बारे में देखें। तो गोंडवाना कालीन कोयले के बारे में देखें तो जिसे हम गोंडवाना कालीन कोयले के बारे में देखें जिसे परमोकैवियन फेरस कालखंड की घाटियों में विकसित होने वाली इस कोयले में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस की होती है और यह भारत में कुल कोयले उत्पादन का 97% भाग है। इसका जो गोंडवाना कालीन कोयला है यह कोयला बिटुमिनस से प्रकार की कोयले प्राप्ति होती है। भारत में कोयला उत्पादन का लगभग 97% भाग बिटुमिनस का होता है भारत में। उसके बाद दामोदर घाटी में देखें जैसे ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं गोंडवाना काल के कोयले कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं जैसे दामोदर घाटी। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जिसका उत्पादन 2 राज्यों से होती है, पश्चिम बंगाल के रानीगंज और झारखंड के झरिया बोकारो धनबाद से होते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है वह प्रथम कोयले खान का भारत में प्रथम कोयले वाला खान है और जो झारखंड में झरिया है तो झरिया बोकारो जो धनबाद है वो सबसे बड़ी कोयले की खान है झरिया और यह कोकिंग कोयले की एकमात्र उत्पादक भी है। उसके बाद महानदी घाटी आ गए। महानदी घाटी में देखें जैसे ओडिशा से और छत्तीसगढ़ से प्राप्ति होती है। तो ओडिशा में जैसे तालचेर हो गए, धेनुकचार हो गए और उसके बाद अनुगुल संभलपुर यहाँ से प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ से जैसे रायगढ़ बिलासपुर चांपा यहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। और जो महानदी घाटी है यहाँ दूसरा सर्वाधिक कोयला भंडार वाला इस घाटी है और इस घाटी का कोयला ओडिशा और छत्तीसगढ़ से ही प्राप्ति होती है। उसके बाद सोन जोहिला रिहंद घाटी आ गए। तो इसमें ये भारत का तीसरा सर्वाधिक कोयला वाला भंडार है जैसे कि ये छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं रिहंद घाटी में। उसके बाद यहाँ सरगुज और महेंद्रगढ़ से होते हैं। जो सरगुज है यहाँ विश्रामपुर और चिरमिर के खानों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश आ गए। मध्य प्रदेश में ही ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में सिंगरौली से प्राप्त होती है जो भारत में सबसे मोटे स्तर वाले कोयले की प्राप्ति होती है। और फिर मध्य प्रदेश में अमरिया हो गए, शहडोल हो गए, अनूपपुर हो गए, यहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला है निचली गोदावरी भ्रंश घाटियों से प्राप्त होने वाली कोयले। यहाँ तुलनात्मक रूप से निम्न गुणवत्ता का कोयले प्राप्त होते हैं निचली गोदावरी भ्रंश घाटियों से जैसे कि बिटुमिनस प्रकार के कोयले मिलते हैं और जिसका उत्पादन 2 राज्यों में होते हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना। महाराष्ट्र में चंदपुर एवं युवतमाल यहाँ बरेरा एवं बल्लार शाह महत्वपूर्ण ये खाने हैं। और तेलंगाना से सिंगरैनी से होती हैं, सिंगरैनी रामगुंडम एवं बरांगल से होते हैं। और जो सिंगरैनी है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान होती है। उसके बाद सतपुरा भ्रंश घाटी आ गए। तो यह जो सतपुरा भ्रंश घाटी होती है यहाँ आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित पेंच एवं कान्हन नदी घाटियों से कोयला का उत्पादन होता है। उसके बाद फिर दूसरा कालखंड आता है। दूसरे कालखंड जैसे गोंडवाना वाला देख लिए। गोंडवाना जो है तो दामोदर घाटी, महानदी घाटी, उसके बाद सोन जोहिला रिहंद घाटी से और निचली गोदावरी भ्रंश घाटियों से प्राप्त होती है। ये जो दामोदर घाटी है वहाँ जो राज्य है गोंडवाना कालखंड की प्राप्त होती है जो कोयले जैसे कि रानीगंज हो गए पश्चिम बंगाल के, झारखंड हो गए, झारखंड में जैसे झरिया बोकारो धनबाद यहाँ से ही प्राप्त होती है। उसके बाद फिर सोन जोहिला रिहंद घाटी से कोयले की प्राप्ति होती है। यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से प्राप्ति होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ रिहंद घाटी पर है। यहाँ सरगुजा और महेंद्रगढ़ से प्राप्त होती है। और मध्य प्रदेश में सिंगरौली और उमरिया, शहडोल और अनूपपुर से होते हैं। महानदी घाटी हो गए, महानदी घाटी में ओडिशा और छत्तीसगढ़ से कोयले की प्राप्ति होती है। और उसके बाद निचली गोदावरी घाटी से भ्रंश घाटियों से कोयले की प्राप्ति होती है। गोंडवाना कालखंड की, जैसे महाराष्ट्र और तेलंगाना, महाराष्ट्र में चंदपुर और यवतमाला से प्राप्त होती है। और तेलंगाना से जैसे सिंगरैनी और रामगुंडम एवं बरांगल से प्राप्त होती है। उसके बाद सतपुरा भ्रंश घाटी आ गए। सतपुरा भ्रंश घाटी से में मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर मध्य राष्ट्र में पेंच एवं कान्हा नदी घाटियों के कोयले प्राप्त होते हैं। उसके बाद दूसरा कालखंड आ गया, जैसे कि मेसोजोइक एवं टार्शियरिक के कालखंड का कोयले के बारे में देखें। ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो जो ये मेसोजोइक एवं टार्शियरिक कालखंड है, इस कालखंड का कोयला 2 क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, जैसे कि हिमालय गोल क्षेत्र और प्रायद्वीपीय लिग्नाइट कोयले हो गए। तो जो हिमालय गोल क्षेत्र है, यहाँ कश्मीर में चेनाब घाटी से एंथ्रासाइड एवं लिग्नाइट प्रकार की कोयला प्राप्त होती है। और यहाँ कालाकोट से एंथ्रासाइड एवं इसके अलावा रियासी एवं रामबन जिसे के अन्य खानों से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है। और दार्जिलिंग पहाड़ियाँ, डफला मेरी और बोर आदि से भी कोयले की प्राप्ति होती है। और ऊपरी असम घाटी में पूर्वांचल पहाड़ियों के ढाल में भी अवस्थित जो माकुन क्षेत्र है, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद प्रायद्वीपीय लिग्नाइट कोयला जो हो गए, तो यह प्रायद्वीप से लिग्नाइट 3 मुख्य क्षेत्रों से लिग्नाइट प्रकार के जो कोयले हैं 3 प्रमुख क्षेत्रों से पाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान, तमिलनाडु और शिलोंग पठार। राजस्थान में बीकानेर जिले के पलाना एवं गंगा एवं सरोवर के खानों से प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु जो है नवेली के खानों से प्राप्त होते हैं। और शिलोंग जो है जयंतिया पहाड़ी से प्राप्त होते हैं। उसके बाद कोयले का उपयोग देखें। कोयले का कौन सा उपयोग है? जैसे तापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए, इस्पात निर्माण के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए और घरेलू उपयोग के लिए, रंग एवं रोगन निर्माण के लिए कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो कोयला संसाधन उपयोग की समस्याएं भी कुछ है, जैसे कोयले संसाधन है उसके उपयोग की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधनों के दहन पर्यावरण के दृष्टिकोण से अत्यधिक हानिकारक होते हैं। और इसके उपयोग से कार्बनिक तथा सल्फ्यूरिक गैस युक्त होते हैं। और जैसे ग्लोब वार्मिंग जैसे वैश्विक तापन एवं एसिड रेन का भी कारण बनते हैं। जैसे जो ये कोयले की समस्याएं होती है, जैसे कि जीवाश्म ईंधनों के दहन भी होते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से ये अत्यधिक हानिकारक होते हैं। और इसके उपयोग से कार्बनिक एवं सल्फ्यूरिक जैसी जो गैसें होती हैं वे मुक्त होती हैं। और मुक्त होकर वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याएं होती हैं देखने को मिलती है। उसके बाद एसिड रेन का भी कारण ये बनते हैं। उसके बाद कोयला उत्पादन की समस्या भी देखें। उत्पादन की कौन सी समस्या है? सबसे पहले कोयला संसाधन के उपयोग की समस्या देखें। जो गैस उत्पन्न होते हैं पर्यावरण की दृष्टिकोण से हानिकारक होते हैं। उसके बाद वैश्विक कारण बनते हैं। उसके बाद इसके उत्पादन की समस्या देखें। उत्पादन में कौन कौन सी समस्या आती है? जैसे कि कोयले की खानों में लगी हुई आग हो गए, उदाहरण के लिए झड़ियाँ, जिससे प्रत्येक वर्ष हजारों टन कोयला जल कर राख हो जाते हैं। दूसरा कोयला माफियाओं का प्रभाव, जिसके कारण कोयले की अधिक चोरी भी होती है तथा नीलामी प्रक्रिया अपारदर्शी भी हो जाती है। फिर इस्पात निर्माण हेतु कोकिंग कोयला की कमी, जिसकी आपूर्ति आयात द्वारा पूरी की जाती है। उसके बाद कोयला खनन की तकनीकी हो गए, अभी भी पुरानी ही है, परंपरागत ही ये तकनीकी अपनाए जा रहे हैं उनके खनन करने की, जिससे कोयला बर्बाद होती है। और बर्बाद के साथ साथ उत्पादन लागत में वृद्धि भी हो जाती है। और भारत में सस्ते परिवहन साधनों का अभाव है, जिससे कोयले की परिवहन लागत भी बढ़ रही है। भारत में कोयले की खानों का आकार छोटा है, जिससे खनन हेतु तैयार किया गया आधारभूत संरचना महंगी हो जाती है। भारत में कोयले का वितरण असमान है और इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में आपूर्ति नहीं हो पाती है।
उसके बाद पेट्रोलियम संसाधन के बारे में देखें तो पेट्रोलियम संसाधन है यह दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है और ये मौलिक संसाधन के उपरांत विभिन्न उपयोगी संसाधनों में पेट्रोलियम का निर्माण होता है। जैसे कि पेट्रोलियम शब्द पेट्रोस एवं ओलियन से बना है और जहाँ पेट्रोस का अर्थ है चट्टानी एवं ओलियन का अर्थ है तेल अर्थात चट्टानी तेल। सागरीय भूसंनतियों के अवसादों को वलन से निर्मित सेल है सेल चट्टानों के ऊपरी हिस्से में सागरीय जीवों के रासायनिक कार्यान्तरण से निर्मित पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। जो ये जैसे हमने देख लिया कि जो पेट्रोलियम शब्द है पेट्रोस से और ऑयल से बना है ओलियन से, जिसका अर्थ होता है पेट्रोस का अर्थ होता है चट्टान और यानी दोनों के मिला दिया जाए और पेट्रोस और ओलियन मिला दिया जाए तो चट्टानों चट्टानी तेल हो गए। और ये जो सागरीय भूसंनति है तो सागरीय भूसंनति के अवसादों के वर्णन से ही निर्मित जो सेल चट्टाने हैं तो उस सेल चट्टाने के ऊपरी हिस्से में सागरीय जीवों के रासायनिक क्रियांतरण होते हैं जिसके निर्माण से पेट्रोलियम का निर्माण होता है यानी पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। भारत में प्राप्त होने वाला पेट्रोलियम मूल रूप से टर्शियरी के कालखंड का होता है जिसका वितरण निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे असम तेल क्षेत्र हो गए, गुजरात तेल क्षेत्र, राजस्थान तेल क्षेत्र, पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र और अपतटीय तेल क्षेत्र हो गए। असम तेल क्षेत्र के बारे में देखें तो जो असम है यह स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व असम के केवल 2 तेल क्षेत्र ही थे और पेट्रोलियम का उत्पादन किया जो पेट्रोलियम का उत्पादन करता था जो है जिसका नाम है डिगबोई तेल क्षेत्र और सुरमा घाटी तेल क्षेत्र। वर्तमान में सुरमा घाटी तेल क्षेत्र बांग्लादेश के अंतर्गत आता है और जिसमें तेल भंडार निम्न होने के साथ साथ गुणवत्ता भी निम्न है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत असम घाटी में 3 तेल पेटियां खोजी गई जैसे कि नहर कटिया और उसके बाद हुगरीजन मोरेन और रुद्र सागर लखवा हो गए। और यहाँ उत्पादित पेट्रोलियम पाइपलाइन द्वारा डिब्रूगढ़ एवं मुनानमरी तेल शोधनशाला भेजा जाता है और मुनामटी पाइपलाइन का विस्तार बिहार के बरौनी तेल शोधनशाला तक कर दिया गया है। और बरौनी हल्दिया एवं मोरीग्राम से पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है और साथ ही इसे मथुरा तेल शोधनशाला से जोड़े जाने की योजना बनाई जा रही है। जो ये मुनापटी पाइपलाइन है इसका विस्तार बिहार के बरौनी तेल शोधनशाला तक कर दिया गया है। और बरौनी हल्दिया एवं मोरीग्राम से पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है और साथ ही इसे मथुरा तेल शोधनशाला से जोड़े की जाने की बात की जा रही थी, शायद जुड़ गई है। और उसके बाद गुजरात तेल क्षेत्र के बारे में देखें, गुजरात तेल क्षेत्र के बारे में तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ONGS यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस सेंटर को तेल खोज की बड़ी सरलता से गुजरात के तटीय क्षेत्रों में मिलती है। और यहाँ 3 प्रमुख तेल पेटियां हैं जैसे कि अलंकलेश्वर तेल क्षेत्र, खंबात लूनेट तेल क्षेत्र और कलोल मेहसाणा तेल क्षेत्र हो गए। और इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अलंकेश्वर है जिसे वसुंधरा के नाम से भी जाना जाता है और उत्पादित पेट्रोलियम कोयली तेल शोधनशाला द्वारा भेजा जाता है। और खंबात लूनेश द्वारा कलोल महेसाणा का उत्पादित जो खंबात लूलेन एवं कलोल महेसाणा है इसका उत्पादित पेट्रोलियम कोयली के अलावा पाइपलाइन द्वारा मथुरा एवं पानीपत तेल शोधनशालाओं को भी भेजा जाता है। और स्थलीय तेल पेटियों में तेल उत्पादन में राजस्थान के उपरांत गुजरात का महत्वपूर्ण भी स्थान है। और राजस्थान तेल क्षेत्र देखें तो वर्तमान में राजस्थान स्थलीय तेल पेटियों के भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक है। और यहाँ संचौरी, बाड़मेर, जैसलमेर, वेसिन उसके बाद 33 भूसंनतियों का अंग होने के कारण पेट्रोलियम संभावना से युक्त हैं। और यहाँ बाड़मेर जिले में केयर्न एनर्जी के द्वारा पेट्रोलियम की खोज की गई और पेट्रोलियम उत्पादन मंगला, सरस्वती, भाग्यम, बागेश्वरी, ऐश्वर्या आदि नदियों के उत्पादित पेट्रोलियम पाइपलाइन द्वारा पानीपत, भंटीरा एवं मथुरा तेल शोधनशालाओं में भेजा जाता है। उसके बाद पूर्वी तटीय क्षेत्र तेल देखें
तो यहाँ भारत का यह नवीन तेल क्षेत्र है जहाँ कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा एवं महानदी डेल्टा क्षेत्रों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा से प्राकृतिक गैस एवं कावेरी डेल्टा से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अपतटीय क्षेत्र तेल क्षेत्र के बारे में देखें तो भारत में खोजे गए अपतटीय तेल क्षेत्र की अवस्थितियाँ पश्चिम में निमग्न तट में है और यहाँ 3 तेल क्षेत्रों की खोज हुई है, जैसे कि बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र और उसके बाद वशीन तेल क्षेत्र, उसके बाद अलियावेट द्वीप तेल क्षेत्र। जिससे सबसे पहले बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के बारे में देखें तो मुंबई से लगभग 185 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अवस्थित भारत का अब तक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र, जहाँ से कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 70% का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ तेल उत्पादन हेतु निर्मित किए गए विशिष्ट प्लेटफॉर्म को सागर सम्राट कहा जाता है और उत्पादित पेट्रोलियम मुंबई के समीप बशई, पुणे, कोयली और उसके पाइपलाइन द्वारा यहाँ भेजे जाते हैं। जैसे सागर सम्राट कहा जाता है। और उत्पादित जो पेट्रोलियम मुंबई के जो समीप हैं, जैसे कि बशई हो गए, पुणे हो गए और कोयली हो गए, यहाँ इन तीनों क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा तेलों को भेजा जाता है। उसके बाद बसीन तेल क्षेत्रों को दिया भंडार के दृष्टिकोण से मुंबई हाई से भी 12 तेल क्षेत्र है, जिसका अवस्थिति मुंबई के समीप अवस्थित जंजीबार द्वीप के समीप है। और भूगर्भवेत्ताओं का अनुमान है कि वशीन के 3 तेल कूपों में मुंबई हाई के 16 कूपों के बराबर तेल उत्पादन किया जा सकता है, परंतु अभी उत्पादन नहीं हो रहा है। उसके बाद अलियावेट द्वीप तेल क्षेत्र के बारे में देखें, खंबात खाड़ी में अवस्थित द्वीप जिसके समीप भारत का अभी तक सर्वाधिक एवं सर्वोत्तम गुणवत्ता का पेट्रोलियम भंडार प्राप्त होते हैं, परंतु यहाँ से भी अभी उत्पादन आरंभ नहीं हुए हैं। और उसके बाद पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र देखें तो सिंधु गंगा का शिवालिक का गिरिपादीय क्षेत्र पेट्रोलियम की संभावना से युक्त है, परंतु अभी तक ऐसे कहीं से भी पेट्रोलियम प्राप्ति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और जहां से पेट्रोलियम की प्राप्ति होता है वहीं से प्राकृतिक गैस की भी प्राप्ति होती है।